हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो ब्लॉक दिखाता है इट्स न्यू वायरस। न्यू वायरस का मतलब ये नहीं है कि ये इन्वायरमेंट में या धरती पे फर्स्ट टाइम आया है। न्यू वायरस फॉर अस, हम लोगों के बीच में ये फर्स्ट टाइम आया है, हमारा मुकाबला इससे फर्स्ट टाइम हो रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये अपने आप को म्यूटेट कर लेता है। म्यूटेट करने का मतलब ये हुआ कि जिस फॉर्म में आया था उसी फॉर्म में नहीं रहता है, ये अपने आप को चेंज भी कर लेता है। तो जो चोर अपना कलर बदलते रहे उसे पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है और उससे निपटना थोड़ा मुश्किल होता है। तो 2 पॉइंट हो गया। तीसरा है कि ये फेटल डिजीज है। फेटल इतना है कि हम अभी और आगे के स्लाइडों में आपको बताएंगे। अभी केवल इतना समझते हैं कि इस डिजीज ने अकेले पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का को तहस नहस कर दिया है, इंक्लूडिंग आवर कंट्री। और अब तक ऐसा कोई डिजीज नहीं आया था या कोई भी ऐसी बीमारी नहीं आई थी जो लगातार इतने दिन तक ह्यूमन बीइंग के बीच में रहा हो। और हम सबको पता है कि अच्छा कैजुअलिटी हो रही है, लेकिन अपने पास सिवाय प्रिवेंशन के कोई ऑप्शन ना रहा हो। तो ये सारे फिगर हम धीरे धीरे डिस्कशन में बात करेंगे। तो अभी और शॉर्ट में ऐसे बात करते हैं कि फिर इससे बचेंगे कैसे। आप सब लोग इस स्लाइड को के बारे में जानते हैं कि प्रिकॉशन हम कैसे कर सकते हैं। प्रिकॉशन करने के लिए मास्क है। मास्क लगाने से आप केवल अपने को नहीं बचा रहे होते हैं, आपका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को है कि आप इसे स्प्रेड होने में रोकते हैं। मैंने पहले प्रॉमिस किया कि ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ कि ऐसे समझते हैं सिंपल, क्योंकि मुझे पता है कि ऑडियंस जो है वो मैक्सिमम वॉलंटियर्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लोग हैं, कि एक RH फैक्टर होता है। RH फैक्टर बोला तो कि एक आदमी कितने लोगों तक डिजीज को फैला सकता है। उसी RH फैक्टर के बेसिस पे हम लोग एंडेमिक और पैंडेमिक डिसाइड करते हैं कि हमारा बीमारी जो है वो विश्वव्यापी है और लोकल है, डिसास्टर है। तो जब RH फैक्ट मतलब एक आदमी अगर कई आदमी को इन्फेक्ट करने लगता है तो RH वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा होता है। तो अगर मान लीजिए आपने मास्क लगाया है और RH वैल्यू अभी भी 1 से ज़्यादा है, तो आप 1 से ज़्यादा आदमी को इन्फेक्ट करने से रोक सकते हैं। इसलिए मास्क लगाना जरूरी है। अकेले हैं तो चलेगा, जैसे मैं अकेले बैठा हुआ अपने केबिन में। सोप एंड वाटर आप लोग यूज कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इस पर बात हो गया है। हैंड सैनिटाइजर आप लोग यूज कर रहे हैं। डिसइंफेक्ट सॉल्यूशन से आप अपने ऑफिस को और सब जगह यूज कर रहे हैं। नया एडिशन जो है इस गैजेट में, इस प्रिकॉशन में, वो है वैक्सीन। और हमारे इंडिया में 2 तरह का वैक्सीन ऑलरेडी आ चुका है। उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि ये 2 तरह के क्या क्या हैं और क्यों हम इसको यूज करें और कैसे इसको सरकार हम तक पहुंचा रही है। एक सोसाइटी है अभी भी जो ये मानती है, मैं इसे मानता हूँ कि मिस इन्फॉर्मेशन है, जो कहते हैं कि कोरोना वायरस है भी या आप लोग ऐसे ही बातें कर रहे हैं और सारा कुछ लॉकडाउन करके रख दिया है आप लोगों ने। तो उनके लिए ये है कि देखिए बीमारियां आती थी, और इसके पहले भी आप लोगों ने सेशन में सुना होगा, इतने सारे प्लेग आए, फ्रेंच फ्लू आया, मलेरिया, डेंगू, सब कुछ आया है ना, और लोग मरते थे। लेकिन ये कोरोना एक ऐसा बीमारी आया कि जिसमें डॉक्टरों की भी, मैं तो कहूँगा बहुत सारे डॉक्टरों को भी का डेथ हुआ है। तो इसलिए ये तो कहना इलॉजिकल होगा कि कोरोना वायरस है कि नहीं है। ये अलग बात है कि कैसा है, कितना इफेक्ट करता है, इस पे डिस्कशन हो सकता है, लेकिन वायरस है।
क्योंकि जब तक आप लोग ये मानेंगे नहीं कि वायरस है तब तक आगे का डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है। कितना लॉस कर चुका ये मैं कहने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को, ये केवल इसलिए आपको दिखाया कि जिससे कि कोविड सुनते सुनते आप लोग को ये समझ में आने लगे कि एक्चुअली ये है क्या। ये है कोरोना वायरस डिजीज 2019 में आया, इसलिए इसका डिटेल और है कि ये सारस वायरस है वगैरह, उसमें हम लोग नहीं जाते हैं। अभी तक कोविड के इंडिया में 1.8 करोड़ मतलब 1,08,00,000 केसेस आ चुके हैं और डेथ जो है वो 1,54,703 हो चुका है। पूरे साल का एजुकेशन करिकुलम लॉस हो चुका है। तो सोचिए अगर इतना कुछ नुकसान हुआ है, ये मैं केवल जस्टिफाई कर रहा हूँ, उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो अभी ये कह रहे हैं कि नहीं जी कोरोना वायरस है ही नहीं, आप लोग ऐसी ज़बरदस्ती हम लोग को घर में बिठा रखे और बचने के लिए कह रहे हैं, अपना मास्क बेचना चाहते हैं आप, उनके लिए है ये। अब क्योंकि हम लोग ये बात करने के लिए आज बैठे हैं कि रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर CSO इन डिसास्टर मैनेजमेंट, तो पहले अब ये क्योंकि टॉपिक इतना बड़ा है कि मैं इसीलिए तुरंत ही इसका जो ताना बाना है बुनना शुरू कर दिया मैंने। हमारे देश में आप ऐसे समझे कि सरकारी नौकरी करने वाले लोग जो हैं वो 3.55% हैं। अगर तो मैं केवल यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत ही कम है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइवेट सेक्टर। बाकी सबको जो NGO में काम कर रहे हैं, जो अपने लिए काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज में सेक्टर में काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो सब प्राइवेट के पार्ट हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी NGO को प्राइवेट ही मानती है। तो हम लोग पूरे ह्यूमन रिसोर्स को दो पार्ट में केवल मोटा मोटा समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आगे का डिस्कशन आसान हो जाएगा। क्योंकि कोई भी डिसास्टर को हैंडल करने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स को चाहिए, बिना ह्यूमन रिसोर्स के तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो पहले आप ये देखें, एज ए प्राइवेट सेक्टर आप 96.45% हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी देखते हैं। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं कि पूरी दुनिया में जो गवर्नमेंट फिनांस क्रिएट करता है, मनी क्रिएट करता है, वो केवल 20% है। तो इसका मतलब बाकी के 80% जो है वो प्राइवेट सेक्टर से आता है। तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश करें कि आपके पास रिसोर्स कितना है, ये समझें आप लोग। अच्छा, इसके बाद भी जब मैंने वर्ल्ड से कंपेयर किया तो हम अभी ये बताना चाहते कि आप ऐसा नहीं कि केवल हमारे यहाँ ये हालत है, लगभग पूरे दुनिया में हाल है। हम लोग उस पर बात करते हैं। ये एक मुझे न्यूज़पेपर का है, ये हिंदुस्तान द हिंदू का। आप इस स्लाइड को देखें। पब्लिक एम्प्लॉई 2015 का ये बार चार्ट है। इंडिया का मतलब पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा है, हमारे यहाँ काफ़ी कम है। मैं केवल वो कंटेक्स्ट सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ से हम लोग की डिस्कशन स्टार्ट करें। यहाँ तक में मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई इशू आया होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट के पास पैसे कम हैं, आदमी कम है, और डिसास्टर को मैनेज करने के लिए मोस्टली दो चीज़ चाहिए होती। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की कि टेक्नोलॉजी का शेयर क्या है। मैं ऐसे ही कुछ कंपनियों का नाम या तो आप भी ले सकते हैं। आप ये देखें कि अगर हमें मैप की ज़रूरत है, मैप की, तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है गूगल मैप या मैप माई इंडिया
या RMSI, ऐसा क्यों आता है? क्योंकि वो लोग काम कर रहे हैं। इवन गवर्नमेंट भी, जब गवर्नमेंट को ज़रूरत होता है तो मैं एक टेक्निकल एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, मैपिंग का, तो इन ऑर्गेनाइजेशनों से वो डेटा प्रोक्योर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ऐसे ही और भी देख लेते हैं, ये तो एक टेक्निकल एलिमेंट हुआ मैपिंग का, ऐसे ही रिस्क एनालिसिस का, ऐसे ही जब हम लोग इक्विपमेंट का करते हैं तो मैक्सिमम रिसोर्स जो है आज के तारीख में वो हमारे प्राइवेट सेक्टर CSO और NGO में डिस्ट्रीब्यूटेड है। गवर्नमेंट के पास पूरे रिसोर्स का एक छोटा सा पार्ट है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा है तो जिसके पास रिसोर्स है, जिसके पास फिनांस है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होगी। जो बड़ा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। आपके घर में भी जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। तो आप ऐसे ही इसको समझें। इस हिसाब से CSO, CBO और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। ये केवल थोड़ा सा डिफिनेशन लिखा हुआ है कि NGO कहते किसको हैं। आप सब लोग प्रोबेबली NGO से ही और से हैं, केवल इतना समझे। इवन NGO एक टर्मोलॉजी है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ प्राइवेट कंपनियां भी होती हैं जो सेक्टर 25 में रजिस्टर्ड होता है, सेक्शन 25 में रजिस्टर्ड होता है, वो एक नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है। तो वो भी एक NGO की तरह ही काम करता है। सोसाइटी भी NGO ही होता है, NGO सोसाइटी होता है। ऐसे ही ट्रस्ट होता है। बाकी कंपनी भी कई तरह की होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, लिस्टेड होती है या अनलिस्टेड होती है, स्मॉल स्केल का होता है, मीडियम स्केल का होता है। हम यहाँ पे ऐसे समझते हैं कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में NGO से लेकर के सब, तो डिस्कशन हमारे लिए ठीक रहेगा। नहीं तो आप सब लोग उसमें टर्मिनोलॉजी में उलझ जाएंगे। इसमें कुछ रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है। देखिए, सरकार का काम है, गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी क्रिएट करना, मतलब एक फ्रेमवर्क क्रिएट करे कि जिसमें ये मैक्सिमम रिसोर्सेज, जो मैंने कहा ह्यूमन रिसोर्स और कैपिटल रिसोर्स और टेक्निकल रिसोर्स को यूज किया जा सके पूरे देश में, चाहे वो सरकार के पास है चाहे प्राइवेट सेक्टर के पास है। तो पहली बात आई कि गवर्नमेंट कहाँ पे काम करेगी। सरकार का पहला काम है कि वो उस तरह का पॉलिसी क्रिएट करे जो डिसास्टर मैनेजमेंट में अलग अलग एजेंसियां करते रहती हैं। अदरवाइज डिसास्टर मैनेजमेंट का पॉलिसी बनाने का काम NDMA का है, जो अपेक्स बॉडी, नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का है। इन लोगों ने कोई 30 गाइडलाइंस भी बनाए हैं। एक नए गाइडलाइन पे भी ये लोग काम कर रहे हैं, कम्युनिटी बेस्ड डिसास्टर मैनेजमेंट का। पता नहीं अभी उन्होंने रिलीज किया भी है कि नहीं किया है, और करेंगे भी कि नहीं करेंगे। सेकेंड है कि अब हम लोग ये समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट का काम केवल, मतलब मोटा मोटा, कि अगर पॉलिसी क्रिएट करना है जहाँ से कि सारे रिसोर्स को और डिसास्टर मैनेजमेंट को हम लोग अगर ऐसे समझे, डिसास्टर रिस्क रिडक्शन को 3 पार्ट में समझते हैं, ड्यूरिंग डिसास्टर, बिफोर डिसास्टर एंड आफ्टर डिसास्टर। बस ऐसे समझते हैं, नहीं तो फिर वो मिटिगेशन, प्रिवेंशन, उसमें फंस जाएंगे आप लोग। तो बिफोर डिसास्टर के लिए जो पॉलिसी बनेगा, उस पॉलिसी को हम सब लोगों की, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, NGO, नॉन, जितने भी हैं, सबको मिल करके उनका काम है उस पॉलिसी को प्रोपोगेट करना। सरकार ने, एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्कूल सेफ्टी का गाइडलाइन बनाया, एक पॉलिसी बनाया। आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को पता है, उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई हर स्कूल का डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बनना चाहिए। तो उसके बेसिस पे नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक गाइडलाइन बनाया। हम केवल यहाँ ऐसे समझते हैं कि एक पॉलिसी है। अब उस पॉलिसी को आप जितने भी NGO के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, आप लोग उसको प्रोपोगेट कर रहे हैं। कैसे प्रोपोगेट कर रहे हैं? आप स्कूलों में
सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाते हैं, जाते हैं, लोगों को कहते हैं कि देखिए जी आपको स्कूल को सेफ़ बनाना, बोलते जी हमारा तो स्कूल सेफ़ है, हमने सिक्योरिटी गार्ड लगाया है, लोहे का गेट लगाया है, सीसीटीवी कैमरा भी लगा लिया। तो आप कहते हैं कि देखिए जी ऐसा नहीं है, आपके स्कूल को सेव करने के लिए केवल इन चीज़ों से काम नहीं चलना पड़ेगा, 360 डिग्री आपको काम करना है। इसके लिए आप स्कूल डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बनवाएं एक क्वालिफाइड डिसास्टर मैनेजर से और उसको लागू करें। तो क्या हुआ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि एक पॉलिसी है जो सरकार ने बनाया, उसे हम सब लोग मिल करके प्रोपोगेट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसे ग्राउंड पे ट्रांसलेट करने में हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही आज हम इसी बात पे हम लोग और इसे धीरे 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 करके बढ़ाएंगे और ये डिस्कशन हम लोग चलाते रहेंगे। अच्छा, मैं ये बात इसलिए कहा कि अभी तनुश्री बताई भी थी कि हम लोग स्कूलों में काम करते हैं। मैं केवल ये समझाना चाह रहा था कि देखिए अगर वो पॉलिसी वहीं पड़ा रहेगा, जैसे और सारी पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिसी है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं। चलो एक और लेते हैं, है ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट गवर्नमेंट ने पास किया, बनाया। तो आप लोगों ने, बहुत सारे एनजीओ ने, अभी जब लॉकडाउन चल रहा था तो हम लोगों ने आवाज़ उठाया, हम लोगों ने शोर किया कि नहीं भाई देखिए, यहाँ तो आप कह रहे हैं कि हर बच्चे को स्कूल जाना जरूरी है, हर किसी को पढ़ना पढ़ाना जरूरी है, तो कहाँ पढ़ा रहे हैं, आपने तो स्कूल ही बंद कर दिया। तो उनका जवाब था कि नहीं नहीं जी, हम तो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। अब पूरे भारत में कोई 40 करोड़ बच्चे हैं, 35 से 40 करोड़ बच्चे हैं। तो एक एस्टिमेट के हिसाब से केवल 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास ये रिसोर्स है कि वो ऑनलाइन क्लासेज ले सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई 8 से 10 करोड़ बच्चों के पास तो लैपटॉप, ब्रॉडबैंड वगैरह सब कुछ है। बाकी के पास मतलब 3/4 जो मैक्सिमम पार्ट है, अगर 8 से 10 करोड़ को ऑनलाइन एजुकेशन मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 32 से 40 करोड़ को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये जो 32 से 40 करोड़ वाले लोगों तक पहुंचने का काम काफ़ी एनजीओ ने किया। झारखंड में उसका अच्छा एक एग्जाम्पल है, उड़ीसा में भी उसकी एक अच्छी, महाराष्ट्र में बहुत अच्छा उसका एक केस स्टडी आया है, बिहार में उसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल आया है कि हम लोगों ने, एनजीओ के लोगों ने अलग अलग, आइडिया क्या था, आइडिया ये था कि भाई लॉकडाउन क्यों किया। लॉकडाउन इसलिए किया था कि वी आर नॉट फाइंडिंग अ स्कूल, कि स्कूल सेफ नहीं है उस समय, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग को कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या करें, सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई, तो जो एक एडवर्स डिसीजन लेना था वो लिया गया कि स्कूल को बंद कर देते हैं। कब तक? जब तक कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाता। तो अलग अलग राज्यों में उस आरटीई को सपोर्ट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए बहुत सारी एजेंसियां आगे आई। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं और भी बताना चाहता हूँ कि अगर लॉकडाउन में सारे एनजीओ को हेल्प लिया जाता, अगर सारे, क्योंकि मैक्सिमम रिसोर्स तो बाहर है, गवर्नमेंट के साथ अगर जेल करके काम किया जाता तो आई एम श्योर, मैं आप सबको ये कह सकता हूँ कि जो हम लोगों ने कोरोना को कंटेन करते 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 जनवरी ला दिया, हो सकता था कि हम अक्टूबर नवंबर में ही उसको कर देते। आज भी हम कंपेयर किससे करते हैं? अमेरिका से। पता नहीं क्यों करते हैं, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपने, अभी भी जैसे अगर हमें अपने आप से कंपेयर करना, हमारे पास इतना रिसोर्स है, इतने सारे एनजीओ और प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जिनके पास की दुनिया भर का रिसोर्सेज पड़ा हुआ था, उसको यूज किया जा सकता था। चलिए यहीं पे, भला कि उसकी स्लाइड आगे है, लेकिन यहीं पे लगे हाथ। आज भी आप एग्जाम्पल देखिए कि जो इवन वैक्सीन भी बन के आया है, वो वैक्सीन कहाँ से बना है? हमारे आपके जैसे प्राइवेट सेक्टर से ही बन करके आया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उस चीज़ों को अगर बढ़िया से कल्मेट किया जाता, बढ़िया से यूज किया जाता, तो और जल्दी हो सकता था। ये बात सही है
कि जहाँ पे वैक्सीन बनाने में 22-22 साल लग जाते थे, 20-20 साल लग जाते थे, है ना, वहाँ पे हम लोग साल भर के अंदर ही वैक्सीन बना लिया तो एक अचीवमेंट है। लेकिन हम कह रहे हैं रिकॉर्ड भी बन सकता था, है ना। तो प्राइवेट सेक्टर जो है या एनजीओ जो है, आप ये देखिए, ये स्फेयर इंडिया एक एनजीओ है जो कई एनजीओ को कनेक्ट करके काम करता है। अभी बता रही थी ये कि ये तनुश्री की ये रेगुलर ये लोग काम कर रहे हैं, है ना। और ये शायद इस सीरीज का आज ये लास्ट ट्रेनिंग सेशन है। तो आप सोचिए कि कितना सारा इसका मतलब। मैं आ गया हूं, मेरे ख्याल से बीच में कुछ डिस्कनेक्शन हो गया था। हेलो, आप लोग मुझे सुन रहे हैं? वेरी गुड। तो अभी हम और अब आगे की मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन चला गया है ना। जी सर जी। अभी करते हैं उसे। जी सर, हम देख सकते हैं आपका भी। वेरी गुड, थैंक यू। तो अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर के पास इतना रिसोर्स है, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के पास इतना रिसोर्स है, उसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए। अच्छा, अगर मैं पहले भी कहा कि जिसके पास जितना ज़्यादा रिसोर्स होगा उसकी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होगी, है ना। तो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, एक्ट है, उन सबों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँचाएँ, उसको ट्रांसलेट करें, लोगों को हेल्प करें कि कैसे जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, क्योंकि जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं वो पब्लिक के बेनिफिट के लिए बनाया जाता है, ज़्यादा कि जो आम जनता है, जो अभी आप देख रहे थे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सुविधा मिल सके। तो अब एक मोटा वर्ड हम लोग क्रिएट करते हैं कि रोल क्या है हम लोगों का, कि मैं भी उसी में आता हूँ। हम लोगों का काम है गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना उस साइड से, और इस साइड से जनता पब्लिक को फैसिलिटेट करना, जिससे कि उन्हें क्योंकि बहुत सारी बड़ी ऐसी कम्युनिटी है, बहुत सारे सक्सेस एग्जाम्पल हैं कि गांव में स्कूल नहीं था, हम लोगों ने, एनजीओ वालों ने मिलकर के वहाँ स्कूल के लिए मदद किया। गांव में सड़क नहीं था। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि इवन जो डेंगू का, चाहे प्लेग का, जिनका भी सब में एनजीओ वालों ने, मलेरिया का, फलेरिया का, सब में आज भी जो हम लोग पोलियो को मात दे सके। तो सबसे बड़ा जो उसमें, क्योंकि हमारे पास फुट सोल्जर्स ज़्यादा हैं, हमारे पास जब स्पेड वर्कर हमारे पास ज़्यादा होंगे, फुट सोल्जर ज़्यादा होंगे, आपको गली गली तक जाना है, घर घर तक जाना है, तो कौन जाएगा। तो इस बड़े ह्यूमन, हमारी ये जिम्मेवारी है, हम लोग जो कह रहे थे। अब इस जिम्मेवारी को गवर्नमेंट को चाहिए लिवरेज करना, इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें हमारी कैपेसिटी को। अगर वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए डिसास्टर तो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे इंडिविजुअल, कोई अकेले मैनेज नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि कोई ये कर लेगा, ये हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज वो डिसास्टर ही नहीं होता। डिसास्टर अगर वो मैनेज कर लेता तो उसे हम डिसास्टर ही नहीं कहते। तो अब हम लोगों ने ये बात समझ लिया कि सीएसओ, एनजीओ, प्राइवेट सेक्टर इज अ ब्रिज, एक रास्ता है किसके बीच में, आम पब्लिक जो डिप्राइव्ड लोग हैं और
गवर्नमेंट के बीच में, इन दोनों के को हम लोग कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो अगर ये चीज़ हम समझने में सफल हो जाते हैं, बाकी देखिए जहाँ कहीं भी आप सुनते भी होंगे ऐसे कि उत्तराखंड में डैम बना, उसका डिटेल में जाएंगे, इतने गांव डूब गए, एक एनजीओ वालों ने आवाज़ उठाई, धरना प्रदर्शन किया कि नहीं जी ये गांव डूब रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर वो इंडिविजुअल गांव वाला अपनी बात कहता तो शायद नहीं कह पाता, लेकिन क्योंकि आप इस बात के एक्सपर्ट हैं, आपके पास रिसोर्स है, तो आपकी बात सुनी जाती है और हम लोग पब्लिक के प्रॉब्लम को उठा करके आगे ले जाते हैं गवर्नमेंट के सामने। फिर गवर्नमेंट जो है उसे सोल्व करती है। इधर डिसास्टर मैनेजमेंट जब लॉकडाउन हुआ तब भी आप सब लोग एनजीओ से हैं, एनडीएमए ने काफ़ी लोगों से पूछ करके कि जी आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, सारे एनजीओ से बात कर करके और सबको असिमुलेट कर करके रिपोर्ट बनाया और उसे डिस्ट्रीब्यूट किया कि देखिए ये हो रहा है। और ये मैं आप सबको कांग्रेचुलेट करता हूँ कि जो कुछ भी किया है आप लोगों ने अपने दम पे किया, अपने आप ही किया है, आपको किसी ने कहा नहीं था करने के लिए। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है पहले वाले डिसास्टर में कि गवर्नमेंट आपको बुलाती थी और आपके साथ एसोसिएट करके इवन रिसोर्स भी शेयर करती थी कि भाई आप करें, प्लेटफॉर्म भी शेयर करती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार सारे एनजीओ के लोग, सीएसओ के लोग अपने दम पे ही कुछ ना कुछ किया और उसे सारा एसिमुलेट करके हम लोगों ने गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट किया। तो यहाँ पे ये आया है कि भाई कोर वैल्यू क्या है हमारा। तो कोर वैल्यू ये है कि एनजीओ सीएसओ जो होते हैं न्यूट्रलिटी पे काम करते हैं, हेल्प करते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, इम्पार्शियल होते हैं। जो भी हम हेल्प करते हैं वो जाति धर्म को देख करके और देश विदेश को देख करके नहीं देते, हम लोग सबको देते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है नेशनलिटी, उसे भी समझते हैं कि इवन जब पाकिस्तान में भूकंप आया था तब बहुत सारे एनजीओ ने ये कोशिश किया था कि हम उन्हें हेल्प दें। वो अलग बात है कि इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेल्प पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया था। लेकिन मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ कि काफ़ी इवन हमारा गवर्नमेंट और एनजीओ सब लोग आगे बढ़ के आए कि हम लोग हेल्प करेंगे, ठीक ना। अच्छा, हमारे यहाँ जो हम ये सारी चीज़ें मेंटेन कैसे कर पाते हैं, एनजीओ सीएसओ वाले मेंटेन कैसे कर पाते हैं, वो मेंटेन हम लोग ऐसे कर पाते हैं क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है वो जिसको बोलते हैं ना वन विंडो सर्विस, वो वन विंडो सर्विस है। इसलिए क्योंकि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में हमें ही खुद डिसीजन लेना है कि ये करना है कि नहीं करना है, तो डिसीजन हो जाता है। गवर्नमेंट के अपने प्रॉब्लम है, उन्हें एक डिसीजन लेने में कई टेबल से गुजरना पड़ता है और एक जगह अगर कोई क्वेश्चन रेज हो गया तो उसे फिर सोल्व होने में फिर से उतने दिन लग जाएंगे। अदरवाइज डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए इमरजेंसी में जब भी कोई इमरजेंसी क्रिएट होता है तो उस समय गवर्नमेंट जो होती है उनको टेंडर करने की जरूरत नहीं होती है। जितने भी फॉर्मेलिटीज होता है वो सब लगभग खत्म हो जाता है। गवर्नमेंट कैसे काम करती है ये समझते हैं तो फिर हम अपना रोल समझेंगे उसमें। गवर्नमेंट ऐसे काम करती है कि ये पहले से ही प्री आइडेंटिफाई वेंडर होता है जिनसे कि कॉन्ट्रैक्ट रेट गवर्नमेंट पहले से ही ले रखी होती है। लेट से कि अभी मान लीजिए कि अर्थक्वेक आया या फ्लड आया, जो जैसे बिहार में बार बार कोसी में फ्लड आते रहता है, तो वहाँ आसपास में पहले से तारपोलिन वेंडर आइडेंटिफाइड है, फूड वेंडर पहले से आइडेंटिफाइड है। तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, उनके साथ प्री कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि देखिए जी हम आपको शॉर्ट नोटिस पे बताएंगे कि इतना सामान हमें चाहिए और आप इस रेट पे हमें ये सामान देंगे, ऐसा किया हुआ है। तो उनको क्या है कि इमरजेंसी में उतना सामान मिल जाता है। अच्छा, एक चीज़ और समझे कि गवर्नमेंट जब कोई भी डिसास्टर, चाहे वो मिटिगेशन में हिस्सा लेती है, चाहे ड्यूरिंग डिसास्टर काम करता है, चाहे रिकवरी पे काम करता है, उस समय उसे ज़्यादा से
उसका जो कॉस्ट आता है वो एक प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा आता है। ये समझने वाली बात है। क्यों आता है? क्योंकि उसके रिसोर्सेज महंगे हैं। तो ये वायबल भी है गवर्नमेंट के लिए कि वो हमारे रिसोर्सेज को यूज करे और उस रिसोर्स, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। दूसरा, क्योंकि हमारा मोटो क्या है, एनजीओ या जो बाहर बैठे लोग हैं उनका मोटो क्या है? उनका है कि नॉन प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट नहीं कमाना। जब प्रॉफिट नहीं कमाना है तो इसका मतलब है कि एज पर एक्चुअल काम करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट को सस्ता पड़ता है। हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारी जो टेक्निकल कॉस्ट है, वो सब बहुत ही सस्ता है। लेकिन अगर वही चीज़ वो करते हैं उनको महंगा पड़ता है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे कि जब कभी भी इवैक्यूएशन होता है, एग्जाम्पल लें आप, जब आप भले ही गवर्नमेंट उसे काउंट नहीं करती है और लेकिन जब वो एक साथ जब बैलेंस शीट में आता है तो पता चलता है कि अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। कैसे महंगा? एक एग्जाम्पल लेते हैं कि उड़ीसा में साइक्लोन आया, एक डेटा के हिसाब से 5 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया। अब 5 लाख लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए कितना सारा व्हीकल की जरूरत होगी? अब उतने सारे व्हीकल कहाँ से लाएंगे आप? क्योंकि गवर्नमेंट के अपने फ्लीट्स हैं, आर्मी के पास ट्रक है, एनडीआरएफ के पास ट्रक है, ट्रकों में भर भर करके आप ले जा रहे हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं गवर्नमेंट का, उसका इवन रनिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। वो कैसे यूज होता है कि लेट से दिल्ली में अगर वो व्हीकल हमें यूज करना है तो जम्मू से आएगा, फिर यहाँ पे रिस्पॉन्स करेगा और लौट के जम्मू जाएगा। तो कॉस्ट कैलकुलेट करके देख लीजिए आप। तो प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ और हमारे रिसोर्सेज क्या है, लोकल है। हम पूरे भारत में बिखरे हुए हैं, हर गली में बिखरे हुए हैं। एक गांव ले लीजिए आप, पूरे गांव में कई, एक एवरेज जो डेटा है वो ये है कि टोटल 450 से 500 गांव मिला करके एक ब्लॉक बनाया जाता है। अब सोचिए कि पूरे एक ब्लॉक में कितने लोग होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, टोटल मिला करके मैक्सिमम 100। अब आप सोचिए कि हर गांव पे भी एक आदमी नहीं पढ़ रहा है, तो कोई डिसास्टर होगा तो चलो ठीक है, बहुत बढ़िया वीडियो होगा, वो चाहेगा कि मैं गांव पे जाऊं, उसके पास रिसोर्स ही नहीं है, वो कब पहुंचेगा? लेकिन आप हर गांव में हैं, आप हर गांव में हैं, हर गली में हैं। आज तक आप देख लें, हम लोग ये नहीं कि ये अपना आप देख लें कि जब कभी भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर देखा जाता है तो मैक्सिमम जो होता है वो आसपास के लोग होते हैं, मतलब एटलीस्ट वो नॉन गवर्नमेंट लोग होते हैं। गवर्नमेंट के लोग अगर एनडीआरएफ भी है तो उसे आने में मिनिमम जो सबसे कम टाइम लगता है वो 4 घंटे लगता है। अदरवाइज उनका काम वो है कि भाई 24 घंटे में आ जाएंगे। तो हम लोग केवल ये कहना चाह रहे कि अगर हम इसे मैप करें, मैप क्या करना, देखिए पूरे भारत में हम बिखरे हुए हैं। तो हमारा काम हो गया कि सरकार का जो भी पॉलिसी है उसको एडवोकेट करें। दूसरा कि कोई डिसास्टर आने से पहले, जैसे लेट से कि आज भी हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अभी तनुश्री मैडम बताए, बोले कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं। कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं। कैपेसिटी बिल्ड किसका कर रहे हैं? कम्युनिटी का। कम्युनिटी कौन है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट नहीं है, ठीक ना। तो कैपेसिटी बिल्ड करते हैं हम लोग। आप देखें एक काम और है हम लोगों का कि जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, कोई भी पॉलिसी, तो उसे क्या करती है, ओपन मार्केट में उसे डाल करके छोड़ देती है। ओपन मार्केट बोला तो ओपन प्लेटफॉर्म कह सकते हैं कि इंटरनेट पे डाल देती है। पहले अखबार में छापती थी कि ठीक है भाई आप लोग को कोई कमेंट है तो उस पर करें। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी क्या हुआ है कि हेलो, आवाज जा रही है आपको? हेलो, आवाज मिल रही है आप लोगों को? हाँ ठीक है। तो जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, कोई भी एक्ट बनाता है, तो उसे क्या करता है, पब्लिक फोरम में ओपन डाल देता है कि आपके अगर कोई कमेंट है
तो आप इस पे दें। तो हम लोग की एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जिस समय वो पॉलिसी बन रही है तभी से हम लोग उसमें इंटरवेन करना शुरू करें, तभी से हम लोग अपने सजेशन डालना शुरू करें। क्यों? क्योंकि ग्राउंड पे तो हम खड़े हैं, हमें ज़्यादा बढ़िया पता है कि ये चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट होगा। और जब तो हम शुरू से हम बताना शुरू करें तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी उतना ही इफेक्टिव आएगा, जिसे कि ट्रांसलेट करना आसान हो जाएगा पब्लिक में। अदरवाइज क्या होगा कि ऐसी पॉलिसी भी आ सकती है जिसे ट्रांसलेट करना मुश्किल हो जाएगा। और कई बार ऐसा हुआ है जब एनजीओ और हम लोगों के इंटरवेंशन से, जैसे वो कोई भी एक पॉलिसी बनाते हैं तो हम लोग उस पर कहते नहीं जी इसमें ये भी इंक्लूड करिए, नहीं जी इसमें ये भी इंक्लूड करिए, नहीं जी इसमें ये भी इंक्लूड कीजिए। एक एग्जांपल मैं दे रहा था कि जैसे इस बार का बजट आया है ना, तो इस बार का बजट आया तो राइट टू एजुकेशन के लिए फंड नहीं बढ़ा करके कम कर दिया गया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग सबमिट कर रहे हैं नहीं जी इसको बढ़ाइए, हो सकता है हम लोग इसमें सफल हो जाएं। सफल होएंगे तो क्या होगा, फाइनली सफल होंगे तो बजट बढ़ेगा, बजट बढ़ेगा तो क्या होगा, जो लास्ट बच्चा शहर के गांव के एंड के स्कूल में पढ़ रहा है उसे एजुकेशन मिलेगा। तो हम लोगों का काम यहाँ भी है कि गवर्नमेंट जो भी रूल या पॉलिसी बनाती है तो उस शुरू से ही हम उसमें इन्वॉल्व रहे, शुरू से हमें पता रहे कि अच्छा देखिए ये बना रही है तो हम अपने इनपुट दे सकें। और मैं आप सबको एश्योर करता हूँ कि अगर आप अपने डे वन से कोई पॉलिसी बन रहा होता है, कोई एक्ट बन रहा होता है, उसमें अगर आप अपनी बात कहते हैं तो वो सुनी जाती है, सरकार उसको इनकॉर्पोरेट करती है। इसलिए हम लोगों को अपनी बात कहते रहना चाहिए। तीसरा एक चीज़ ये है, हम लोग का एक रोल और है कि जैसे अभी आप सुन रहे होंगे सब जगह कि जी हम जब वो वैक्सीन ले रहे हैं तो इसके बड़े एडवर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं, मतलब बहुत तरह के मिस इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं मार्केट में, कम्युनिटी में, सोसाइटी में, बहुत कई तरह के। एक कम्युनिटी है जिसको अलग ही मतलब उसे कह दिया गया नहीं जी ये है, ये आपके धर्म के लिए हार्मफुल है, ये है वो है। तो बेसिकली ये सब मिस इन्फॉर्मेशन है। तो एज ए CSO हम लोगों का काम है कि सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं। और ये लोगों का भी काम है कि ऐसे नहीं कि व्हाट्सएप पे कोई भी इन्फॉर्मेशन आया है उसको हम अच्छा मान लें, ये पब्लिक का भी काम है। लेकिन यहाँ जो हम लोग अपने लोगों CSO और NGO से बात कर रहे हैं तो ये हम लोगों का काम है कि अगर कहीं पे भी मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपोगेट हो रहा हो तो हमें उसे कंटेन करना चाहिए, हमें उसे करेक्ट करना चाहिए कि नहीं देखिए जैसे अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट हैं, तो सब लोग आगे आए और शायद इसीलिए वैक्सीन रोल आउट पे इतने सारे वेबिनार हुए। सब लोग कर रहे हैं कि नहीं ये बताने के लिए कि देखिए वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और धरती पे कोई ऐसा वैक्सीन नहीं बना था, ऐसा नहीं कि कोरोना का, कि जिसके कुछ न कुछ थोड़े मोड़े नहीं थे। क्यों? क्योंकि हर बॉडी डिफरेंट है और हर बॉडी डिफरेंट तरह से रिएक्ट करती है। तो जहाँ पे इतना बड़ा मतलब 10-10 लाख लोगों को का वैक्सीनेशन हो रहा है, उसमें अगर 17 और 18 एक्सट्रीम केस अगर आ भी रहा है तो इसे आप नहीं कह सकते कि जी खराब है, क्योंकि अगर खराब होता तो अप्रूव ही नहीं होता। तो हम लोगों को इस तरह से प्रोपोगेट करना है राइट इन्फॉर्मेशन। दूसरा ये है कि ये हम अपने लोगों के लिए है कि हम लोगों को भी कई बार कहीं से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे आ जाता है और हम उसे पब्लिक में फॉरवर्ड कर देते हैं। ऐसा करने से हम लोगों को बचना चाहिए, हमें केवल करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही बढ़ाना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा क्योंकि आप एक सोसाइटी के ट्रस्टेड लोग हैं, आप सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं, आप सिविल सोसाइटी के हेड हैं, आप NGO के मेंबर हैं, आप जो बात कहते हैं उसको लोग मानते हैं। तो इसलिए अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा भी डाउट होता है कि ये गलत है तो उसे चेक करके आप उसे आगे बढ़ाएं। कुछ नहीं है तो गूगल करके देख लें। मोस्टली मैं ये कहूँ कि जो गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन लें आप, वो इन्फॉर्मेशन उस इन्फॉर्मेशन को प्रोपोगेट करें। अदरवाइज
गड़बड़ होने के चांस है, जो ठीक नहीं है। अब हम लोग ये समझते हैं कि जब अभी वैक्सीन रोल आउट हो गया है तो हमारा क्या क्या काम बनता है। पहला बात, अपना काम ये बनता, मैं भी और आगे आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली कहाँ कहाँ पे हम लोग इन्वॉल्व हैं। हम लोगों का काम है कि लोगों को जो पहले बताया कि हमें बताना कि वैक्सीन तो सेफ है, पहली बात। दूसरा कि देखिए वैक्सीन लेने से क्या होता है कि बहुत सारे लोगों में इतना डर होता है। पहले ही मैं तो कह रहा हूँ, वैक्सीन छोड़िए, इवन साधारण इंजेक्शन भी हम लेने जाते हैं तो आपने सुना होगा कि कई बार बच्चों की तरह बड़े बड़े भी चीखने लगते हैं। दैट्स इज नोन एज ईगरनेस। तो उस चीज़ को हमें कंटेन करने की ज़रूरत है, उनको कॉन्फिडेंस डेवलप करवाने की ज़रूरत है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आप बिल्कुल इससे न घबराएं। ये बहुत ही बढ़िया एक प्रोसेस से आया हुआ अप्रूव्ड दवाई है। गवर्नमेंट ने इस, हालांकि अभी ये आम पब्लिक को मिल नहीं रहा है, अभी तो केवल हेल्थ वर्कर और डॉक्टरों को ही दे रहे हैं। जब आम पब्लिक को मिलेगा तो उसके लिए इन्होंने एक ऐप लॉन्च करेंगे ये, और उस ऐप के थ्रू आपके पास इंफॉर्मेशन आएगा, आपको उस पर रजिस्टर करना होगा और उसी के थ्रू आपको कॉल आएगा कि आइए। और हर आदमी को 2 डोज लेना होता है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि सही इन्फॉर्मेशन आप लोग आगे तक बढ़ाएं। और अभी क्योंकि वो ऐप पब्लिक में आया नहीं है तो अभी से उसको डाउनलोड करना, यूज करना शुरू नहीं करें। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप गलत ही कुछ ऐप डाउनलोड कर लें और उसमें आप अपना इन्फॉर्मेशन भर करके भेज रहे हो। तो दूसरा ये है कि हम लोगों को खास करके उस एरिया पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो गवर्नमेंट के स्पैन से काफ़ी दूर है, जैसे जो रूरल एरियाज हैं। अब ये ठीक है, दिल्ली मुंबई में तो बहुत आसान है हम लोगों को हम लोगों के लिए कि एक ऑनलाइन वेबिनार करते हैं और लोगों को हम लोग एजुकेट कर लेते हैं। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि रूरल एरिया में भी जा कर के ग्राम पंचायत के थ्रू, रिलीजियस लीडर के थ्रू, जो अलग अलग फेथ के लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारा से बैठ करके, और वहाँ से भी हम लोग केवल अगर हम राइट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवा पाएँ तो भी हम लोग, आप ये समझिए कि गवर्नमेंट का काफ़ी काम कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, एक हम लोगों को और भी आया था कि जब आप CSR फंड का नाम जरूर सुना होगा, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग उसके डेटा में नहीं पढ़ते हैं कि कितना, लेकिन ये भी मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम CSR फंड अब NGO CSO के थ्रू यूज होता है। ठीक है, भले ही चलिए ठीक है, माल प्रैक्टिस सब जगह है, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि लेकिन रिसोर्स है, उस रिसोर्स को भी आप लोग सब मिलकर के टैप कर सकते हैं और उस फंड से आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसे निभा सकते हैं। जब काफ़ी एजेंसियां जो हैं, मुझे नहीं पता कि इवन आप लोगों में से कितने लोग हैं जो CSR के फंड से काम कर रहे हैं, लेकिन जानते होंगे आप लोग सब लोग कि ये एक अच्छा कॉर्पस है और इस बार तो उसे बढ़ा भी दिया गया है कि हम लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं और बिफोर डिसास्टर और आफ्टर डिसास्टर हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। ये सेम है कि जैसे NGO काम करती है, ठीक है ना, वैसे वही एडवोकेसी, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड असेसमेंट। तो अब हम लोगों को जो मैं अभी बात कर रहा था कि ये बातें हम लोग और कई बार कर चुके हैं, तो मैं ये स्लाइड बढ़ा देता हूँ कि यहाँ से हम लोग शुरू हो जाते हैं कि जैसे कई जगह अब ये झंझट हो रहा है कि अभी इसको हम प्रीफैक्स वैक्सीन फेज ही कहते हैं
कि चलो हम सब लोगों का काम है अवेयरनेस करना, हेल्प करना किस में, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, क्योंकि वो कर, जैसा कि मैंने बताया कि वो ऐप के थ्रू होगा तो खास करके गाँव के जो लोग हैं वो तो कर ही नहीं पाएंगे। तो हम लोगों का काम है कि उनको हेल्प करके एक डोज वो अगर ले भी लेंगे तो दूसरे डोज लेने का वो भूल जाएंगे। तो हम लोगों का काम है कि अपना जो हमारा ये एरिया ऑफ स्कोप है, एरिया ऑफ सर्विस है, उसमें रिकॉर्ड रखें कि कितने लोगों को का सेकेंड डोज कब रिमाइंड है, उनको रिमाइंड करवाना। फिर हम लोगों का एक ये भी आता है कि जैसे जो अभी हम लोग कर रहे होते हैं कि सोशल मीडिया पे इस चीज़ों को हम लोग प्रोपोगेट करें, मिस इन्फॉर्मेशन से बचें लोगों को। अच्छा, इसमें प्रोसेस ये है कि जब भी आप वैक्सीन लेने जाएंगे तो आपको अपना एक आईडी लेके जाना होता है। अब वो लेके आप वही आईडी प्रूफ जाएं जिस आईडी से आपने रजिस्टर करवाया था। तो सबके लिए यही प्रोसेस होगा। तो हम लोग इसको अवेयरनेस कैंपेन में चला सकते हैं। हालांकि क्राउड तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि उतने लोगों को ही वो बुला रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया में एक अलग ही कल्चर डेवलप हो गया है। पहले हम, जबकि हमारा कल्चर ये था कि पहले आप, तो भीड़ लग जाती है तो उसमें हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए मेडिसिन लेने में मदद करना है लोगों को। अच्छा, मैं इसके पहले एक ये स्लाइड में दिखाता हूँ कि एक्चुअली होता है कैसा वैक्सीनेशन साइट। वैक्सीनेशन साइट कुछ ऐसा होगा कि एक वेटिंग रूम होगा, एक वैक्सीनेशन रूम होगा और एक ऑब्जर्वेशन रूम होगा। तो यहाँ से भी आपको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लैरिफाई होना शुरू हो जाएगा। कैसे क्या करना है। वेटिंग रूम में जो मैं कह रहा था कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, तो कौन कराएगा? ओबियसली वॉलंटियर्स ही कराएंगे, है ना। हाँ, वैक्सीनेशन केवल जो है प्रोफेशनल डॉक्टर है वही करेगा या करेगी। तो इसमें वैक्सीनेशन एग्जैक्टली वैक्सीनेशन में, अदरवाइज वैक्सीनेशन इज ए प्रोसेस। तो पूरे प्रोसेस में अपने लिए बहुत सारा काम है। तो हमारा वेटिंग रूम में काम है, वेटिंग रूम से बाहर काम है। फिर ऑब्जर्वेशन रूम में भी अपना काम बनता है कि अगर किसी को प्रोसेस ये है कि आफ्टर इंजेक्शन आपको 30 मिनट उधर वेट करना है कि अगर कुछ आपको डोजी सा लगता है या कोई रिएक्शन होता है, कुछ होता है, जिसके चांसेस बहुत ही कम हैं और बहुत ही कम इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो फिर वहाँ पे हम लोगों का काम आता है कि हम लोग उससे बातें करें, हम लोग उससे हेल्प करें, और सिचुएशन अगर बिगड़ने लगे तो डॉक्टरों से हम लोग बात करें। तो ये बात मैंने ये इसलिए दिखाया कि फिर हम उस स्लाइड को समझना शुरू कर देंगे जो हम लोग बात कर रहे थे। हम लोग बात कर रहे थे कि प्री वैक्सीनेशन में हम क्या मदद कर सकते हैं लोगों का, वैक्सीनेशन में क्या मदद कर सकते हैं हम लोगों को, और वैक्सीनेशन के बाद हम लोगों का क्या मदद कर सकते हैं। तो अब मेरे ख्याल से यहाँ से आप लोगों को एक क्लियर हो गया होगा। ये 12 बजने को भी है। तो हम लोग प्री वैक्सीनेशन आप लोगों में कॉन्फिडेंस क्रिएट करें, लोगों को बताएं कि देखिए जी वैक्सीन हार्मफुल नहीं है, ये वैक्सीन लेने से कोरोना नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लिया है और अब कोई बात नहीं है। नहीं, वैक्सीन एक लेयर है आपके सेफ्टी का। जैसे मास्क एक लेयर था, हैंड वॉश एक लेयर था, वैसे ही वैक्सीन एक लेयर है। तो उसे लगाने के बाद भी हीरो नहीं बनना है, उसके बाद भी हम लोगों को अपनी जो भी प्रिकॉशन था उसे फॉलो करना है, ये लोगों को बताना है। तो प्री वैक्सीनेशन, ड्यूरिंग वैक्सीनेशन, आफ्टर वैक्सीनेशन और सेकेंड डोज के लिए भी हमें लोगों को मोटिवेट करना है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों डोज अगर आप नहीं लेंगे और टाइमली नहीं लेंगे, ये लोगों को, हम लोगों को स्प्रेड करना है, लोगों को बताना है कम्युनिटी को कि ऐसा नहीं कि अच्छा ठीक है अभी आया फिर कभी चले जाएंगे। ऐसा अगर करेंगे तो नहीं, तो वो इफेक्टिव नहीं होगा जो मेडिसिन आपके बॉडी में जा रहा है। क्योंकि डोज जो है वो इसीलिए बनाया गया है। अच्छा, कभी आप लोगों ने ये सोचा कि हमें 10 ml या कहते हैं कि कोई मेडिसिन, चलिए हम ऐसे समझते हैं क्योंकि टैबलेट आप लोग ज़्यादा लेते हैं कि 500 mg का टैबलेट खाइए, है ना। आपका मन करता नहीं मैं 250 mg का खाऊं,
तो पता चला वो मिलता ही नहीं है बाजार में 250 mg का, वो टैबलेट बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है, कभी सोचा? 250 का भी बनना चाहिए था, 125 का भी बनना चाहिए था, 75 का भी बनना चाहिए था, ठीक ना, 25 का भी बनना चाहिए, नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि एक डोज होता है और उसका उस कि कितना mg कितने टाइम तक इफेक्टिव रहेगा। तो इस डोज के साथ हम लोग छेड़छाड़ नहीं करें। ये डोज बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डिसाइड करके डेवलप किया गया है। तो हम लोगों को ये स्प्रेड करना है लोगों को। अभी जो चल रहा है, जो ऑनगोइंग है, क्योंकि हम लोग मास वैक्सीनेशन नहीं कर सकते इतने बड़ी जनता के लिए, और केवल वैक्सीन हम लोग अपने लिए यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग वैक्सीन जो है अपने मित्र देशों को भी दे रहे हैं। तो उतना ही, और क्योंकि इसे आप बहुत ज़्यादा स्टोर भी नहीं कर सकते इस दवाई को, क्योंकि इसका स्टोरेज का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि ला करके कहीं अलमीरे में रख दें हम, तो इसलिए ये उतना ही बनाया जाता है जितना कि यूज हो जाए। इसलिए इस वैक्सीनेशन को कई स्टेज में बांटा गया है, जो 3 स्टेज है। पहला जो अभी चल रहा है कि हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया जाएगा और सोशल केयर वर्कर्स को दिया जाएगा, जिसमें प्रोबेबली आप सब लोग आते हैं। कुछ टीचर्स भी हैं जो काम कर रहे थे, सिविल डिफेंस वॉलंटियर, पुलिस वाले, जो लोग कोविड में काम कर रहे थे, जिनके लिए एक नया टर्मिनोलॉजी डेवलप किया गया था, कोविड वॉरियर, तो उनको अभी लगाया जा रहा है, डॉक्टरों को लगाया जा रहा है। सेकेंड स्टेज जो है वो 20% ऑफ पॉपुलेशन है, जो 65 एंड हाई रिस्क के लोग हैं। हाई रिस्क बोला तो आप जिनको कई तरह की बीमारियां हैं, आपने भाई कई बार मीडिया में या डिस्कशन में सुना होगा कि कोरोना में उनकी डेथ ज़्यादा हुई है, जिनको पहले से कोई ना कोई एनामिलिटी थी, पहले से हार्ट में कोई प्रॉब्लम था, लंग में कोई प्रॉब्लम था, सांस में कोई प्रॉब्लम था, तो उन लोगों का डेथ ज़्यादा हुआ है। हेल्दी लोगों को की कैजुअलिटी कम हुई है। उसके बाद आता है स्टेज 3, जो उस और अलग अलग ग्रुप बनाया जाएगा, देखा जाएगा कि किसको किसको। कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े देश में ये साल भर में भी अगर वैक्सीनेशन पूरा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो हम लोगों को चाहिए कि इसको जितना से ज़्यादा फैसिलिटेट करें कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन नीडी वन तक पहुँचे। हो ये रहा है, इवन दिल्ली का आप एग्जाम्पल देखें तो दिल्ली में जितना का टारगेट बनाया जा रहा है ना, कि आज के दिन हमें 18,000 वैक्सीन लगाने हैं, तो हो ये रहा है कि 50%, 51%, कभी तो 40% ही वैक्सीनेट हो पाते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रोसेस जो है, मैं एक स्टेट की बात कर रहा हूँ, ऐसा लगभग सब जगह है। तो क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि प्रोसेस जो है उसको एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है, फोर्स को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, तब जा कर के ज़्यादा होगा। नहीं तो क्या होगा कि डोजेज भी ख़राब हो जाएंगे। जो आपने सुना होगा कि मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला है, बाहर के कुछ देशों ने तो इस दवाई को संजीवनी बूटी कहा है। तो इतना महंगा चीज़ है और ख़राब हो जाए तो ये भी अच्छा बात नहीं है। तो हम लोगों को चाहिए कि इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करें, सपोर्ट करें कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो सके, कि ताकि स्प्रेड कम होएगा, ज़्यादा लोगों में सेफ्टी लेयर क्रिएट होएगा, तो ये जो डिजीज है वो कंटेन हो जाएगा। और जैसे ही कंटेन होएगा तो कम्युनिटी फिर से ओपन होना शुरू, एक कॉन्फिडेंस आएगा सोसाइटी में, मार्केट में कॉन्फिडेंस आएगा। जो कि मार्केट बंद हो रखा है ऑलमोस्ट, वो खुलेगा। और जब खुलेगा तो एक आप सब लोगों ने सुना होगा कि इकोनॉमी रन करती है। रन क्या करती है? देखिए, पैसे उतने ही थे, पैसे ख़त्म नहीं हुए हैं। जितने पैसे थे, जो नोट अगर करेंसी देखें तो करेंसी उतने आज भी हैं, कहीं बर्न नहीं हुए हैं, उतने ही हैं। लेकिन होता क्या था पहले कि वो करेंसी एक जगह से चल करके और दिन भर में कई हैंड चेंज कर जाता था, है ना, कि भाई ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, तो वही 100 रुपया दिन भर में अगर 100 लोगों के पास गया तो 100 लोगों के पास 100 रुपये हो गए। लेकिन अब क्या हो रहा कि जहाँ पे वो नोट था वहीं पे रुका हुआ, मतलब इकोनॉमी रन नहीं कर रहा, करेंसी रन नहीं कर रहा।
तो बाज़ार खुले, रन करे, तो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, फिर से कॉमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हो। हर बार, हर साल एवरेज जीडीपी का 2% हमारे यहाँ डिसास्टर का भेंट चढ़ जाता था। इस बार तो क्या 2% और सारा ही डिसास्टर का भेंट चढ़ गया है। तो मेरे हिसाब से क्योंकि अभी ये भी कहा गया है कि आधा घंटा टाइम हम लोग डिस्कस भी करेंगे, 15 मिनट 20 मिनट, तो मैं यहाँ पे ही ख़त्म करना चाहता हूँ, जिससे कि डिस्कशन का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ये बता करके कि देखिए, अगर एक आदमी भी अनसेफ रहा, कोई एक आदमी भी अगर छूट गया अनइंटेंशनली और इंटेंशनली, तो वो हमारे सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। तो कोई भी फिर से हम लोग डेंजर जोन में आ जाएंगे। ठीक है कि बच जाएं, वो अलग बात है। तो आइडिया इज कि नो वन इज सेफ अंटिल एवरी वन इज सेफ। तो हम लोगों क्योंकि अब आप ही जो हैं इंडिया में भी काम कर रहे हैं, आप ही जो है अमेरिका में भी जाके काम कर रहे हैं, आप ही जो है यूरोप में भी जाके काम कर रहे हैं। तो हम लोगों का ये मोटो होना चाहिए कि हर किसी को ये सेफ्टी लेयर दिया जाए, सेफ्टी लेयर वैक्सीन दिलवाया जाए और सबको मिले। आप लोग ऐसा एक नेटवर्क क्रिएट करें, लोगों को फैसिलिटेट करें। गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट एजेंसी, भारत सरकार, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट वैक्सीनेशन कर रही हैं और जिनको वैक्सीन मिलना है उनके बीच में आप एक बढ़िया ब्रिज क्रिएट करें कि दोनों तरफ से ये प्रोसेस एक्सपेडाइट हो। यही कह करके क्योंकि टाइम जो है वो 12:08 हो गया है, तो मैं एंड करता हूँ। बाकी मैं ओपन हूँ आप लोगों के डिस्कशन के लिए। थैंक यू। आप लोगों का कोई भी हेलो सर, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। आपका पीपीटी बहुत इंफॉर्मेटिव था। अभी मैं सेशन में क्वेश्चन एंड आंसर के लिए सेशन ओपन करती हूँ। रितु मैम है, कुछ पूछना चाहती हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है। जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ हैंड रेज कर दीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूँगी एंड यू कैन